लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 8 राज्यों की शेष 57 सीटों के लिए मतदान होगा। अंतिम चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, तो पंजाब की 13 सीटों पर एक साथ मतदान होगा। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत, कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और बिहार की पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद सहित तमाम दलों को कई दिग्गज जिनकी साख दांव पर रहेगी इस अंतिम चरण में। तो फिलहाल इस 7वें चरण के लिए तमाम जो दिग्गज हैं वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जमकर ताबड़तोड़ प्रचार भी किया जा रहा है। चाहे फिर यूपी की वो 13 पूर्वांचल की सीटों को साधना हो या फिर हिमाचल प्रदेश में प्रचार प्रसार करना हो, बिहार में प्रचार करना हो, हर तरफ से मोर्चा संभालते हुए राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ सभाएं करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो 7वें चरण में कई दिग्गजों के साख दांव पर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और 1 जून को वाराणसी में भी मतदान होना है। तो मुकाबला बेहद ही खास है और आखिरी चरण का ये रण कितना ज्यादा खास होता है, किस तरीके से दिग्गज अपनी सीट बचाने में कामयाब होते हैं कि नहीं, ये देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प रहेगा। तो 7वां चरण और आखिरी चरण जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं, उसके बाद सीधा 4 जून को नतीजे का दिन होगा, फैसलों का दिन होगा। लेकिन उससे पहले एक चरण बाकी है, यानी कि 1 जून को आखिरी चरण होना है जब जनता मतदान करेगी। और इसी के लिए देखिए तैयारियां जो है जोरों पर की जा रही हैं। 7वें चरण में कई दिग्गज सितारे भी हैं मैदान में, तो इसी के साथ राजनीतिक के लिहाज से भी तमाम दिग्गज जो है मैदान में डटे हुए हैं। फिलहाल 4 जून का इंतजार रहेगा कि क्या फैसला सामने आता है। इन 6 चरणों का चुनाव जो संपन्न हुआ है उसमें किसको बढ़त, किसको कहीं ना कहीं कौन पीछे रह जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इसी के साथ अभी एक चरण बाकी है और इसी एक चरण में पूरी ताकत झोंकते हुए राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। पंजाब में भी सभी 13 सीटों पर वोटिंग होनी है 1 जून को। इसी के साथ बिहार की सीटों पर चुनाव होगा, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर भी सबकी नजर रहेगी, जहां एक तरफ कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से कंगना रनौत, जो कि एक जानी मानी अभिनेत्री भी हैं और अपने प्रखर और बेबाकी अंदाज के लिए वो जानी जाती हैं। ऐसे में वहां पर मुकाबला कैसा रहता है ये भी देखना होगा। चलिए अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, हमारे साथ लवकेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं वाराणसी से और यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लवकेश आपके पास आऊंगी क्योंकि मुकाबला यहां पर सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। इस आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से लड़ रहे हैं। नामांकन के दिन हमने तस्वीरें देखी थी, ऐसा लग रहा था कि मानो फैसला आ गया है, जीत का जश्न मनाया जा रहा था, वहां की प्रजा इस कदर उत्साहित थी। ऐसे में अब क्योंकि सीधा सीधा चुनाव होना है, क्या वहां पर समीकरण है, कितना जोश आपको नजर आ रहा है? देखिए, काशी की अगर हम बात करें, काशी राजनीति का वह एक अखाड़ा हो चुका है और 7वें चरण यानी अंतिम चरण का चुनाव जो यूपी में होने को है वो काशी में भी होना है। यानी कि काशी की जनता जो है वो काफी उत्साहित है। जिस तरीके से देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नामांकन करने गए तो उससे पहले एक ऐतिहासिक रोड शो हुआ और रोड शो में इस तरीके से लग रहा था कि मानो वो जीत का जश्न हो। लेकिन अगर बात करें तो आज काशी का नजारा ही कुछ अलग है। कोई भी ऐसा दिव्य चेहरा नहीं बाकी है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात कर ले या अमित शाह की बात कर ले, योगी शाह की बात कर ले या पीयूष गोयल की बात कर रहे हैं, तमाम बीजेपी को कद्दावर बड़े चेहरे नेता उनकी आज काशी की गलियों में घूमते हुए नजर आए। कोई पार्कों में तो कहीं शहीद उद्यान में, तो तमाम ऐसी जगह पे गलियों के बड़े बड़े दिग्गज चेहरे घूमते हुए नजर आए। क्योंकि अमित शाह जब यहाँ पर आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 2 बार से यहाँ से काशी के सांसद हुए और 3 लाख 2014 में 3-3.5 लाख के करीब और उसके बाद 2019 में और भी ग्राफ बढ़ा और जीत का अंतर बढ़ा। तो अमित शाह यहाँ आने के बाद 10 लाख पार का मतलब की जीत का
जो मंत्र दिए हैं उसको लेकर के काशी की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साही हैं, क्योंकि अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के लिए। उन्होंने जिस तरीके से जीत का खाका तैयार किया, उसके बाद सुबह योगी आदित्यनाथ भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार वो काशी का दौरा कर रहे हैं, तमाम बैठक कर रहे हैं और बीजेपी के उस कार्यकर्ता और नेताओं को लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बार प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। तो ऐतिहासिक हो 2019 के बाद अब 2024 की बारी है, तो 10 लाख के पार से प्रधानमंत्री को जिताया जाए, उसको लेकर के जो बीजेपी के कद्दावर नेता है, स्थानीय नेता है, विधायक है, मंत्रीगण है, डिप्टी सीएम है, तमाम लोग काशी की गलियारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जिस तरीके से कड़ी मेहनत कर रहे हैं चिलचिलाती धूप में, और कहीं न कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह हो जाता है कि उनके चहेते चेहरे, चाहे जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो या पीयूष गोयल हो या खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हो या डिप्टी सीएम, अगर कहीं न कहीं जो चहेते चेहरे होते हैं अगर बीच में आ जाते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह होता है। उसका नजारा साफ तौर से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए कड़ी मेहनत किस तरीके से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ पे कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी, क्योंकि काशी एक राजनीति का ऐसा अखाड़ा हो चुका है जिससे आसपास के जिलों को भी प्रभावित किया जा रहा है। यहाँ पे ठहराव तो जरूर है, रात हो या दिन हो या सुबह की पहली किरण है, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता पार्कों में देखते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं चाय की दुकान पे तो कहीं घाटों पे। उसके बाद आसपास के जिलों में भी उनकी जो जनसभाएं होनी है उसको भी वो कर रहे थे। यानी एक दिन से कई निशाने यहाँ पे साधे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के इस जो 10 लाख के पार का नारा जिस तरीके से अमित शाह ने दिया है उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से काशी को लेकर खास तौर से किलेबंदी कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ठीक है ईशा, आपके पास आती हूँ, क्योंकि पंजाब की 13 सीटों पर मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिल्ली में 7 हैं वो पंजाब में रूखे हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में वहां पर कैसा मुकाबला आप देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि इस मुद्दे को भुनाने का काम पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 3 अभी तक रैलियां पंजाब में की है, साफ तौर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में इस तरीके के आरोप लगाते नजर आए हैं कि दिल्ली और हरियाणा में एक तरफ तो हाथ मिलाते हुए ये नजर आ रहे हैं और चंडीगढ़ में, लेकिन पंजाब में एक दूसरे को ये गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस कांग्रेस को पंजाब में भ्रष्टाचारी लगती है आम आदमी पार्टी, उसी कांग्रेस को दिल्ली और हरियाणा और चंडीगढ़ में अच्छी लगती है आम आदमी पार्टी। तो इस तरीके के जो आरोप यहाँ पर और जो पलटवार प्रधानमंत्री ने किया है, अब देश की जनता को ये और पंजाब की जनता को ये देखना है कि वो किसके हिस्से में वोट डालते हैं। क्योंकि देखिए अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो पंजाब में 36 का आंकड़ा दोनों के बीच में है। लगातार एक दूसरे पर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी है। कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए गए हैं कि बेवजह फर्जी मामलों में कांग्रेस नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, आम आदमी पार्टी की वजह से ही ये सब हो रहा है। और क्योंकि पंजाब में मान सरकार है और ये सब कुछ मान सरकार करवा रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर अनेकों आरोप लगाती है। इन सब के बीच बीजेपी को क्या इसका फायदा होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। 13 की 13 सीटों पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है। और देखिए कई ऐसे बड़े चेहरे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारे हैं, जिससे मुकाबला 2024 लोकसभा चुनाव का बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। पंजाब वो सूबा है जहाँ पर बीजेपी को सबसे कमजोर आंका जाता था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने उम्मीदवार यहाँ पर उतारे हैं, ऐसे में कड़ी टक्कर देते हुए कई सीटों पर नजर आ रहे हैं। गुरदासपुर की बात करें, परंपरागत सीट यहाँ पर बीजेपी की मानी जाती है। अब किसी सेलिब्रिटी को यहाँ पर टिकट नहीं दी गई है, बल्कि स्थानीय नेता दिनेश बब्बू को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। गुरदासपुर सीट 2019 में बीजेपी जीती थी और परंपरागत सीट ये मानी जाती है। 2014 में भी गुरदासपुर बीजेपी के ही खाते में गया था। होशियारपुर की बात करें, परंपरागत सीट मानी जाती है बीजेपी की। वहां पर सोम प्रकाश जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी धर्मपत्नी को यहाँ पर टिकट दिया गया है। क्या वो करिश्मा कर पाती है, गढ़ बचा पाती है बीजेपी का या नहीं, ये देखना होगा। इसी तरीके से लुधियाना के जो मौजूदा सांसद है, कांग्रेस के लगातार सांसद रहे लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू, लेकिन चुनाव आते आते सीधे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और ऐसे में क्या वो बीजेपी की टिकट में चुनाव
लड़ रहे हैं, तो क्या वो सीट निकाल पाते हैं या देखना होगा। सबसे हॉट सीट यहाँ पर देखिए लुधियाना की बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के जो पंजाब के प्रधान हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, वो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही नेता कांग्रेस में जब थे, अगर हम रवनीत बिट्टू की बात करें, अब बीजेपी में आ चुके हैं। बड़ा कड़ा प्रहार एक दूसरे पर किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं अगर हम जालंधर की बात करें तो आम आदमी पार्टी के मौजूदा सांसद हैं सुशील कुमार रिंकू, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी सीधा मुकाबला जालंधर सीट पर कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, कहीं ना कहीं अपनी साख को बचाने की यहाँ पर पुरजोर कोशिश वो कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 92 सीटें यहाँ पर जीती थी, 117 सीटें हैं कुल विधानसभा की, और ऐसे में क्या 13 सीटें आम आदमी पार्टी निकाल पाती है या नहीं। और यहाँ पर केजरीवाल अभी भी पंजाब में मौजूद है, आज भी कई रोड शो उन्होंने किए हैं। सीधा आरोप केंद्र पर यह लगाया गया है कि 9,000 करोड़ पंजाब के रोके गए हैं, तभी पंजाब का विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेताओं की फौज यहाँ पर उतार दी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर मौजूद हैं, चुनाव प्रचार उनकी तरफ से किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त श्री आनंदपुर साहिब के अनेक अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं। मोहाली में अभी वो उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, तो बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सबसे ज़्यादा डिमांड जिनकी थी यहाँ पर, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 30 तारीख को मोहाली पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार उनकी तरफ से किया जाएगा। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 30 तारीख को पहुंच रहे हैं, होशियारपुर में चुनावी रैली वो करेंगे। और मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, कई सीटें हैं जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, कई ऐसी सीटें हैं जिसमें चारों पार्टियां एक दूसरे को टक्कर देती आ रही है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल भी यहाँ पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ था तो सभी को हैरान भी किया था। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में कितनी ज्यादा टक्कर दे पाती है आम आदमी पार्टी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ठीक है, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, बात कर रहे थे 7वें चरण के बारे में। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं, सीधा रुख करते राघवेंद्र आपका, क्योंकि देखिए पूर्वांचल की वो 13 सीटें भी बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से सबकी नजरें कहीं ना कहीं गोरखपुर और वाराणसी रहने वाली हैं। फिलहाल गोरखपुर में क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किलेबंदी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। उन्नत, अगर पूर्वांचल की सीटों के साथ हम गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो गोरखपुर का सिनेरियो एकदम डिफरेंट है। जब भारतीय जनता पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ करता था, बहुत कम सीटें जीतती थी, वो चाहे विधानसभा की बात कर लें या लोकसभा की। जब यहाँ पे सपा बसपा और कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी, उस समय भी गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी गोरखनाथ पीठ की वजह से, चाहे वो महंत अवैधनाथ जी रहे हों और चाहे योगी आदित्यनाथ जी, वो सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती थी। इतना ही नहीं, पूर्वांचल के कुछ सीटों पे योगी आदित्यनाथ का अपना जनाधार था, जिसकी बदौलत भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें प्राप्त होती थीं। वैसे पूर्वांचल की बात करें तो जाति समीकरण के वोटों के हिसाब से बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत नहीं जाती हैं। उसको साधने के लिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस समय देश के 4 राज्यों में पूर्वांचल से राज्यपाल बनाए हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल बनाए हैं। इसके साथ साथ पूर्वांचल के जो क्षेत्रीय दल हैं, जाति समीकरण को देखते हुए, चाहे निषाद पार्टी की हम बात कर लें संजय निषाद की, या सुभाषपा की बात कर लें ओपी राजभर की, या अपना दल एस की बात कर लें अनुप्रिया पटेल की, तो जाति संतुलन को साधने के लिए ही इन छोटे दलों को भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का हिस्सा बनाया। अब अगर बात की जाए 7 साल के सुशासन की बात करें, जिस तरह से सीएम योगी और पीएम मोदी भी सुशासन की बात करते हुए माफियाओं अपराधियों पर कार्रवाई की बात बार बार कह रहे हैं कि यहाँ माफियाओं का हमने सफाया किया, बड़ों बड़ों की गर्मी यहाँ शांत योगी जी ने कर दिया। और एक तरफ विपक्ष की बात कर लें तो अग्निवीर योजना, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाती हुई दिख रही है। और जिस तरह से राशन वितरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया,
केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। तो हर समीकरण को साधने का प्रयास गोरखपुर से लेकर वाराणसी तक, हम गाजीपुर की बात कर लें, मऊ की बात कर लें, चंदौली की बात कर लें, सोनभद्र मिर्जापुर की बात कर लें, हर जगह कुशीनगर से लेकर महाराजगंज तक जातीय समीकरण को और गरीबों को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया और उसी इरादे से अपने जीत के दावे को पेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। हालांकि विपक्ष भी हमलावर है महंगाई को लेकर, इसके अलावा अग्निवीर योजना को लेकर और संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने जैसी बातों को लेकर, और खास करके जो अखिलेश यादव द्वारा एक मुद्दा पेपर लीक का उठाया जा रहा है वो युवाओं को थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से लगातार पेपर आउट हुए वो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि आखिर उनका भविष्य कब संवरेगा। देखते हैं 4 जून को नतीजे आते हैं तो क्या होता है, लेकिन हर समीकरण को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है और विपक्ष को घेरने की पूरी कवायद की गई है। और विपक्ष भी गठबंधन बनाकर सपा और कांग्रेस ने जिस तरह से बीजेपी को रोकने का प्रयास किया है वो भी काफ़ी हद तक लड़ाई को दिलचस्प बनाया है, क्योंकि गाजीपुर, घोसू, मऊ की बात कर लें तो ये वो जिले हैं, वो लोकसभा सीटें हैं जहाँ पे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, ओबीसी एससी के मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इन सीटों पे जो राजभर की पार्टी है उनके वर्ग का वोट भी ज़्यादा है जो जिताने हराने के लिए पर्याप्त होता है। तो लड़ाई दोनों तरफ से है, देखते हैं नतीजे क्या होते हैं, वो तो 4 जून को पता चलेंगे। लेकिन सबने अपनी अपनी ताकत झोंकी है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, लेकिन पूर्वांचल में भी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तुलना में ज़्यादा मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, वाकई मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है। ठीक है लवकेश, आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए काशी पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं। नामांकन के दिन का जिक्र करूं तो लोग वहां पर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को और ज्यादा मार्जिन से हम जिताएंगे, इतनी तैयारी वहां के लोगों की तरफ से की गई है। लेकिन क्योंकि अन्य प्रत्याशी भी है मैदान में, वो भी अपना लगातार जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या उनकी तरफ से सुगबुगाहट इस चुनाव से पहले? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री का नामांकन हुआ था तो मानो रोड पर एक जन सैलाब सा पड़ा था। लेकिन वही अगर हम बात विपक्ष की करें तो विपक्ष भी कोई भी मौका बुलाने के लिए तैयार हो चुकी है, कमर कर चुकी है। जैसा कि नजारा 2 दिन पूर्व हमने देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव ने संयुक्त एक रैली निकाली थी। उस रैली में किस तरीके से भीड़ थी और उस भीड़ से अंदाजा लगता है कि विपक्ष भी कोई कोर कसर नहीं कर रहा है। उसके बाद सूत्रों से पता चला है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी कल इस रैली करने वाले हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को साझा जाए, क्योंकि शहर में जिस तरीके से विपक्ष ने रैली की और रैली में लगातार जो भीड़ थी उस भीड़ से काफी विपक्ष भी उत्साहित है। उसी को लेकर के बीजेपी ने भी पूरी तरीके से कमर कसर की है, क्योंकि लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहर तक लोग दरवाजे तक लोगों को पहुंच रहे हैं। केंद्र की सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से योगी सरकार और प्रधानमंत्री ने 2014-2019 में किस तरीके से लोग तस्वीर बदली है और लगातार लोगों के बीच में वो मौजूद रहे और लोगों के बीच में आए और लोगों को दुख दर्द को समझा। और इस तरीके से बात करें तो 2014 के बाद से काशी के विकास के साथ साथ उन्होंने देश के विकास किया और उसके बाद लोगों तक वो योजनाएं पहुंचाई, घर से घर तक योजनाएं पहुंची। इसके लिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की और तमाम पदाधिकारियों ने मेहनत की, तमाम विधायकों ने मेहनत की और उनके मंत्रियों ने भी लगातार जनता के बीच में सामंजस्य बनाए रखा, लोगों के बीच में रहे, जिसका नजारा आप साफ तौर से काशी में दिख रहा है, काशी की गलियों में दिख रहा है। कहीं कोई मत्था टेक रहा है तो कहीं हवन पूजन हो रही है और कहीं लोग स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसा कि नजारा सुबह देखने को मिला कि जेपी नड्डा जब काल भैरव मंदिर पहुंचे तो वहाँ एक अलग नजारा ही देखने को मिला। वहाँ पर वो पहुंचे तो लोगों से बातचीत किए और उसके बाद बताया कि किस तरीके से ये जो जोड़ी है अखिलेश और राहुल की जोड़ी है, पिछले विधानसभा में देखा गया था कि किस तरीके से उनकी जोड़ी डगमगा गई थी। तो ये कहीं न कहीं विपक्ष पे हमला बोलते हुए नजर आए। जेपी नड्डा हो या पीयूष गोयल हो या फिर अमित शाह हो, अमित शाह ने जिस तरीके से मैच तैयार किया है कि 10 लाख के पार से इस बार काशी की जनता प्रधानमंत्री को जिताए और काशी का एक बार फिर से दिखा दे कि काशी की जनता का प्रधानमंत्री के ऊपर कितना ध्यान रहता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब तो मैं काशी का हो चुका हूँ, काशी वासियों ने मुझे काशी का बना दिया है, तो काशी की अब ये देखना होगा कि 1 तारीख को अपनी मताधिकार का प्रयोग करके तरीके से कितने मतों से उनको विजयी बनाते हैं। हालांकि विपक्ष भी उससे लगातार हमला हुआ है, विपक्ष भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। 2014 हो या 2019 हो, एक ही चेहरा विपक्ष से रहा, वो भी अजय राय का। तो तीसरी बार भी विपक्ष ने अजय राय के ऊपर ही भरोसा जताया और अजय राय
जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, अजय राय के पक्ष में डिम्पल यादव हो या प्रियंका गांधी हो या अन्य सहयोगी दल हो या उनके अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, लगातार काशी का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि काशी राजनीति का वो अखाड़ा हो चुका है। यहाँ से अगर हुंकार भरी जाती है तो पूर्वांचल की 13 सीटों पर सीधा असर देखने को मिलता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने 2014 के बाद से 2019 में जिस तरीके से पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत बनाई, लोगों के बीच में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल, देखिए इसी यही वजह है कि कहीं ना कहीं वाराणसी में मुकाबला जो है ये समझा जा रहा है कि कहीं एक तरफा ना हो जाए, क्योंकि इस कदर उत्साह उमंग जो है काशी वासियों में नजर आ रही है। ठीक है ईशा, आपका रुख करती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने देखा था पंजाब के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से मुफ्त की रेवड़ियों का काफी ज्यादा जिक्र हुआ था। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान क्योंकि प्रचार प्रसार बीजेपी की तरफ से भी किया गया है और तमाम जो दिग्गज पहुंचे हैं, क्या बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बीजेपी की तरफ से खास तौर से और प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में ये कहते नजर आए हैं कि अगर आप पंजाब का विकास चाहते हैं तो आप मोदी को चुनिए, और मोदी की जो गारंटी है वो यही है कि पंजाब को किस तरीके से विकास की राह पर लाना है। दूसरी तरफ अगर जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं जो मुफ्त के कई वादे पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए थे, उसमें कई ऐसे वादे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उसमें खासकर महिलाओं को लेकर भी है। महिलाओं को लेकर कहा गया था कि जैसे ही अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी आती है तो 1000 रुपये प्रति माह 18 साल से ऊपर की आयु की महिलाओं को दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक वो जो वादा है वो पूरा नहीं किया गया है। लेकिन कहा जा सकता है कि ये जो बिजली और महिलाओं को लेकर जो वादा किया था, उस वादे के चलते ही प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है पंजाब पर, और वैसे में जो प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि अगर जो कर्जा केंद्र की तरफ से जो पैसे भी दिए जा रहे हैं पंजाब को, उसे कहीं और जगह लगाया जा रहा है। कथित शराब घोटाले को लेकर उसकी जो आंच है वो पंजाब तक पहुंच चुकी है। ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं अब इस चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन महिलाओं का जो मुद्दा है वो ज़्यादा यहाँ पर गर्माता हुआ अब नजर आ रहा है। स्वाति मालीवाल का केस हमने देख लिया, किस तरीके से उन्हीं की राज्यसभा सांसद ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और आज की ही बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी की मान सरकार के कैबिनेट मंत्री की एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल यहाँ पर हो रही है, जिसमें इस तरीके के बीजेपी के आरोप हैं कि एक महिला जॉब के लिए मांगने के लिए उसने कॉल की थी। देखिए आरोप हैं कई, और ऐसे में किस तरीके से उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है या फिर उसको नजरअंदाज मतदाता कर देते, ये देखना होगा। ठीक है राघवेंद्र, आपके पास आती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जिक्र किया कि बीजेपी किस तरीके से प्रचार कर रही है, लेकिन आखिर इन 13 सीटों पर विपक्षी खेमे में कैसी खलबली? नहीं, उन्नत अगर विपक्षी दलों की बात कर लें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन पूर्वांचल की सीटों पे मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें गाजीपुर, घोसी, मऊ ये वो सीटें हैं जहां पे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण गठबंधन अपने आप को काफ़ी मजबूत स्थिति में पा रहा है। हालांकि जिस तरह से पिछले 7 सालों में अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा, महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह का काम किया गया, वोट मांगने का तरीका यही बदला है। एक तरफ माफिया मुक्त प्रदेश का दावा किया जा रहा है, महिला सुरक्षा को लेकर दावे पेश किए जा रहे हैं, सुशासन को लेकर बात की जा रही है, राशन वितरण की बात कही जा रही है या अन्य योजनाओं की बात की जा रही है जिससे गरीबों को फायदा हुआ। तो दूसरी तरफ अपने जाति समीकरण को साधते हुए और अग्निवीर योजना और भ्रष्टाचार की बात तो विपक्ष कर ही नहीं पा रहा है कि कोई आरोप लगा पाए। ठोस मुद्दा विपक्ष के पास ये एक नहीं है कि कहीं से भी दिल्ली सरकार पे या उत्तर प्रदेश सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा सके। हालांकि महंगाई, बेरोजगारी, संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने जैसे ये पेपर लीक जैसे 4-5 ऐसे नारे हैं, दावे जिसके आधार पर विपक्षी खेमा चुनाव लड़ता भारत का जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ संविधान बचाने का जिक्र हो रहा है। फिलहाल मतदाता के मन में आखिर क्या है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।